हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग 14 जून 2023 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके शिफ्ट 2 में पूछे गए थे क्वेश्चंस। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक बारी सब लोग प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप लोगों को ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं। ऑडियो विजुअल क्लियर है तो जरा जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 14 जून के। पूरे जो क्वेश्चंस है, इवन आरसी के क्वेश्चन भी आज मैं दिखाने वाली। तो एक बारी थम्स अप कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे आज हम लोग यूजीसी नेट के जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है उनको। तो यहाँ पर आपके सामने मैं दिखाने जा रही हूँ इसका पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या आने वाला है, जरा ध्यान से देखिए। डीआई का क्वेश्चन। ऐसी डीआई के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अभी तक हम लोग टेबल पे देख रहे थे जहां मैन विमेन स्टूडेंट आ रहा था, या फिर जहां पे इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे थे किसी कॉलेज के स्टूडेंट को दिया गया था। बट अभी यहाँ पर किस तरीके का क्वेश्चन है आपका परसेंटेज, जहां प्रॉफिट का बात करी गई है। 2017 से 2022 तक 6 सालों में किसी कंपनी की आय और प्रतिशत लाभ को दर्शाया है। लेकिन क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा पहले थ्योरी पे चलेंगे। पहले सब लोग मूड बना लो। डीआई सॉल्व करने का ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको सॉल्व करवा दूंगी, तो इसलिए पहले मैं थ्योरी पे आती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। ध्यान रखिए, अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि आप लोगों को अलग से ये क्वेश्चन पढ़ना पड़े। तो जो टाइम आपको दिया जा रहा है उस टाइम में पढ़िए और आंसर करिए। वर्ड प्रोसेसरों की तुलना में नोटपैड और ईमैक्स जैसे साधारण टेक्स्ट एडिटर्स में सीमित संपादन विशेषताएं पाई जाती हैं। दूसरा है कि साधारण पाठ संपादक से निर्मित फाइलों को वर्ड प्रोसेसर द्वारा नहीं खोला जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला सही है और दूसरा जो है वो गलत है। क्यों? ईमैक्स और नोटपैड को टेक्स्ट एडिटर टूल के रूप में वर्गीकृत किया, यानी क्या है ये? टेक्स्ट एडिटर है ईमैक्स और नोटपैड। वर्ड प्रोसेसरों की तुलना में नोटपैड ईमैक्स के जैसे साधारण टेक्स्ट एडिटर्स में सीमित संपादन विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए पहला सही है। दूसरा है कि साधारण पाठ संपादक यानी सिंपल टेक्स्ट एडिटर से निर्मित फाइलों को वर्ड प्रोसेसर द्वारा नहीं खोला जा सकता, ये बात गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी उतनी देर में आपके आंसर आने चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित किस आयोग ने भारत में राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने। आंसर करना शुरू करिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? सारे ये जो कमीशन है इनको पढ़ लीजिए। जो भी आपके आजादी से पहले के कमीशन है, आजादी के बाद के कमीशन है। क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर है नॉलेज कमीशन। ज्ञान आयोग को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के रूप में जाना जाता है। यह नीतियों का प्रबुद्ध मंडल था जिसका उद्देश्य ज्ञान ग्रहण सेवा क्षेत्रों में सुधार करना। यह आयोग 13 जून 2005 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा बनाया गया था। इस आयोग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली का विस्तार करने का लक्ष्य रखा और इसने मौजूदा विश्वविद्यालयों को आंशिक रूप से पुनर्गठन कर 2015 तक, डेटा याद रखिएगा 2015 तक 1500, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा चुका है कि कितने विश्वविद्यालयों के निर्माण का सुझाव दिया गया था, तो 2015 तक 1500। आयोग ने 50 नए विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की स्थापना हेतु भी सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोई संत भौतिकवादी नहीं होता है, कथन को गलत माना जाए तो किन कथनों को सीधे तौर पर सही माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का ये क्वेश्चन आप सभी के सामने।
जहां पर लगा है नो, जहां पर भी नो लगा है, देखिए स्टेटमेंट में कोई नहीं यानी नो लगा है। नो का मतलब यूनिवर्सल निगेटिव। अगर यूनिवर्सल निगेटिव को हम गलत मान ले तो इनमें से कौन से कथन सीधे तौर पर सही माने जाएंगे? अगर यूनिवर्सल निगेटिव अगर हमारा गलत है तो सही कौन सा होगा? एक यूनिवर्सल पॉजिटिव सही होगा। दूसरा क्या सही होगा? पर्टिकुलर अफर्मेटिव भी सही होगा। यही बनता है ना आपका क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। जबकि हमारा जो पर्टिकुलर निगेटिव है, अगर ये गलत होगा तो इसके भी गलत होने की संभावना रहेगी। तो आपको ये दोनों सर्च करने हैं कि ये दोनों के क्वांटिफायर कहाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर बी ओनली। यहाँ पर कुछ संत भौतिकवादी होते हैं, ये सही है। सीधे तौर पे अगर हम माने जाएगा या इमीडिएट प्रभाव पे माना जाएगा तो हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध माना जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है कुछ संत भौतिकवादी होते हैं, यानी पर्टिकुलर पॉजिटिव को यहाँ माना जाएगा। कभी भी आपसे पूछा जाए कि इमीडिएट इफेक्ट से कौन सी चीज प्रूफ होती है तो आप कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध यानी विरोधाभासी संबंध को ही वैल्यू देंगे पहले। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है? हालांकि जैसा कि मैंने आपको कहा यूनिवर्सल पॉजिटिव भी सही होगा, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट में ये लोग कॉन्ट्राडिक्टरी को सही मान रहे हैं। इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। पर्यावरणीय जीव विष से बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक सुभेद होते हैं। शारीरिक वजन के प्रति किलोग्राम के हिसाब से वयस्कों की तुलना में बच्चे अधिक जल पीते हैं, भोजन लेते हैं और अधिक हवा श्वास के रूप में लेते हैं। एनवायरमेंट का क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अगर अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हैं, यकीन मानिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको पढ़ने में आपको लगेगा पढ़े होंगे क्वेश्चन तो आसान लगेंगे, नहीं पढ़ोगे तो डिफिकल्ट लगेंगे। सही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही सही है। बच्चे कई कारणों से वयस्कों की तुलना में पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के सेवन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। किसके बारे में बात हो रही है? बच्चे और वयस्क, यानी जो जो बच्चे होते हैं और जो बड़े होते हैं, सेंसिटिव होते हैं कि नहीं होते बच्चे? तो वही चीज है। बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक सांस लेते हैं, अधिक पानी पीते हैं और शरीर के प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार अधिक भोजन भी खाते हैं। किसके बारे में बात हो रही है? बच्चों के बारे में बात हो रही है। ये कौन सा है? आपका आईक्यू टेस्ट है। ये किसी बुक में नहीं है, इसको आपको दिमाग से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए, टाइम कम रह गया है, 6 से एग्जाम स्टार्ट है। तो ध्यान से देखिए, वीडियो की क्वालिटी इनहेंस कर लीजिए जिसको प्रॉपर नहीं दिख रहा है। जिसको भी प्रॉपर नहीं दिख रहा हो, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वीडियो की सेटिंग पे जाइए और क्वालिटी को इनहेंस कर लीजिए, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और जिसकी वजह से आपको हो सकता है थोड़ा विजिबिलिटी का इशू हो। कौन से विश्वविद्यालयों की स्थापना 1916 में हुई थी? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बी, सी और डी। बनारस विश्वविद्यालय 1916 में पूछा जा सकता है, हो सकता है मैचिंग पूछी जाए कि दिल्ली विश्वविद्यालय कब बना था, एसएनडीटी विश्वविद्यालय कब बना था। तो इनके सबकी ईयर भी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे है बनारस जो विश्वविद्यालय है मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में है। मैसूर की बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, देश का छठा सबसे पुराना और कर्नाटक राज्य का पहला विश्वविद्यालय। एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय। एसएनडीटी दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला महिला, भारत के साथ, यानी भारत में भी ये पहला था। विश्वविद्यालय की स्थापना महर्षि डॉक्टर धोंडो केशवल कर्वे द्वारा 1916 में महिला शिक्षा के महान उद्देश्य के लिए की गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में की गई थी। हरि सिंह गौर ने 22 से 26 तक विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में भी कार्य किया था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, यदि अवरोही क्रम की 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 95, तो अवरोही क्रम की चौथी संख्या कौन सी होगी। सिर्फ मिलेंगे 15 सेकेंड, सबका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पे, तुक्का लगाइए, क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व करिए, आंसर करेक्ट होना चाहिए। ऑड नंबर्स की बात करी है, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। माना 5 अवरोही क्रम की 5 क्रमागत, मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हुई x-2, x-4, x-6, x-8। तो ये पूरी इसको जोड़ देंगे आपस में, टोटल हमारी संख्या कितनी निकल के आएगी, औसत है 95, टोटल संख्या है 5। इनका टोटल करेंगे तो 4 2 6 6 12 और 8 20। ठीक है, तो 5x-20 इक्वल टू 475, क्योंकि वहां मल्टीप्लाई हुआ 495, डिवाइड करेंगे। यहां पर आपको चौथी संख्या बताना है, तो चौथी संख्या में क्या करेंगे, x-6 यानी 99 - 1, सही आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। Which of the following are the requirements of good teaching? चलिए यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण। ऑप्शन नंबर बी, बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रतिसंवेदिता, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ऑप्शन नंबर डी, मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 30, ललिता एक बारी रिफ्रेश कर लो या वीडियो की क्वालिटी इनहेंस कर लो बेटा, क्योंकि नेटवर्क इशू है, मौसम थोड़ा सही नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो सकता है। एनवायरमेंट का ये क्वेश्चन आपके सामने, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर पढ़ते जाइए। ऑप्शन नंबर डी पहला गलत दूसरा सही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित समताप मंडलीय ओजोन कमी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या है कि सांद्रण बढ़ गया है, गत कुछ वर्षों में वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सांद्रण बढ़ गया है, ये कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि हेलोन और सीएफसी का उपयोग बंद कर दिया गया है, लेकिन वे कई दशकों तक वायुमंडल में बने रहेंगे, भले ही कोई नया उत्सर्जन हो या ना हो। तो पहला कथन गलत और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 40, याद रखिए यहां से आपके क्वेश्चन रिवाइज होंगे, सोच समझ के आंसर करिए।
सर्वे शोध के बारे में है कि कौन अमुक्त प्रश्नों की विशेषता नहीं है। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 1। विशेषता नहीं है वे असामान्य प्रत्युत्तरों की अनुमति देते हैं जिनकी सर्वेक्षण शोधकर्ता ने अपेक्षा नहीं की है। ओपन एंडेड प्रश्न आपको सर्वे विषय के बारे में उत्तरदाता की सच्ची भावना और दृष्टिकोणों को बेहतर समझने की अनुमति देते हैं। किसमें? ओपन एंडेड। जबकि क्लोज एंडेड अपनी सीमाओं के कारण उत्तरदाताओं को वास्तव में अपनी राय देने का विकल्प नहीं प्रदान करते हैं। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ये क्वेश्चन आपसे आते हैं, डिफरेंस भी आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15। सही आंसर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर ए। नंबर ऑफ हाइपरलिंक इन द वेब पेज। हाइपरलिंक या लिंक एक HTML तत्व है जिसके द्वारा दो वेब पेजों को आपस में जोड़ा जाता है। यानी अगर हम यहाँ पे हैं, अगर हमें दूसरे पेज तक जाना है तो इसका लिंक भी इसी से ही इंटरकनेक्टेड होता है। वेबसाइट ऑनलाइन सामग्री को नेविगेट करने के तरीके के रूप में हाइपरलिंक का प्रयोग करती है। वेब पेज में हाइपरलिंकों की संख्या किसी वेब पेज की डाउनलोड गति को सबसे कम प्रभावित करता है। आप सभी लोगों में से बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। आप लोग मुझे ये बताओ कि जब एग्जाम देने जाते हो उस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि हमें क्वेश्चन के आंसर आ जाए। कई बार एग्जाम आने से पहले आपको ऐसी चीजें करवाई जाती हैं जो आपके एग्जाम में हेल्प करती है, बट अगर आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे या बस ये सोचोगे ठीक है मैम करवा रही हैं तो इसका आंसर ये होगा या वो होगा। कितने लोग सच में क्वेश्चन पढ़ते हैं? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम इनमें से कोई रिवाइज होगा, अगर मान लीजिए उन्होंने ये पूछ लिया कि क्या वेब पेज में हाइपरलिंक की जो संख्या है या जितने भी हम लिंक्स लगाते हैं हाइपरलिंक्स, उससे क्यों जो वेब पेज की डाउनलोडिंग है उसकी गति कम होती है या नहीं होती है। यानी यहाँ सिर्फ क्वेश्चन मत देखिए, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए। HTML का फुल फॉर्म पूछ लिया तो क्या बताएंगे? हम लोग जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम होता है, एग्जाम में नई चीजें देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं अपने जो एजुकेटर हैं, अपने जो मेंटोर हैं उनके ऊपर कि अरे सर मैम आपने ये क्यों कराया या ये क्यों नहीं करवाया। बट कितने लोग उस चीज को सीरियसली पढ़ते हैं? अगर मैं चाहूं तो मेरे लिए मच इजी है कि सिर्फ क्वेश्चन को लिखूं और एक्सप्लेनेशन ना लिखूं, कोई मुझसे क्वेश्चन करने नहीं आएगा। बट अगर आपको कोई क्लास दी जा रही है तो आपका उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पढ़ो उस क्वेश्चन को, एटलीस्ट वन टाइम आप उसको जरूर रीड करो। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है एटलीस्ट एक बार उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करो। जो एक्सप्लेनेशन है पॉज कर दो अपने वीडियो को, वहां पर उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ो। कितने लोग ऐसा करते हैं? और फिर एग्जाम टाइम पे क्या होता है, हो सकता है यही क्वेश्चन रिवाइज हो और फिर वहां पे क्या होगा, अरे पता नहीं मैडम किधर से क्वेश्चन आया, अपने ने तो पढ़ा ही नहीं था HTML के बारे में ऐसा। तो मैम जो बुक में है, जो गूगल में है, काफी चीजें आपको कवर करा रहे हैं, बट जो इनका लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज उसको भी समझो कि क्या पूछा जा रहा है और उसको पढ़ो एटलीस्ट एक बार। क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे अगर इन्होंने बोला अब आपको डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, प्लेसमेंट सबके बारे में पता होना चाहिए, तो ही तो आप इसका आंसर कर पाओगे। एक्सप्लेनेशन हाँ होता है उसको पढ़ो। कितने लोग पढ़ते हैं सीरियसली? यार देखो, अगर नेट JRF चाहिए थोड़ी सी मेहनत होगी, बट आगे के लिए आपका आराम हो जाएगा, क्योंकि जून 2024 में क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है। कौन सा मूल्यांकन शिक्षण की अवधि में प्रदत्त किया जाएगा, ना कि उसके पूर्ण होने के बाद? फिर जो थोड़े नंबर से रह जाते हैं फिर ये हो जाता है अरे मैम जरा से नंबर से रुक गए।
आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से पढ़िए। रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक मूल्यांकन को एनईपी 2020 में भी खास वैल्यू दी गई है, क्योंकि ये सीखने के दौरान, यानी आप जब काम कर रहे हो सीखते सीखते ही आपको प्रतिक्रिया प्रदान करता है, वहीं पर ही इवैल्यूएशन होता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सीखने की क्रिया, सीखने की प्रतिक्रिया के लिए जानकारी देना। रचनात्मक मूल्यांकन छात्र की प्रगति को मापता है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण की अवधि में प्रदत्त किया जाता है, यानी जब काम हो रहा है, टीचिंग हो रही है, उसी समय ही साथ साथ इम्प्रूवमेंट किया जाता है। जैसे कि कक्षा में एक नई गतिविधि लागू करते समय आप छात्रों के अवलोकन सर्वे के माध्यम से यह निर्धारित कर सकते हैं कि इस गतिविधि को दोबारा उपयोग किया जाना चाहिए या नहीं। जैसे कि जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराती हूँ और उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ कि हाँ बताइए इसके बारे में कि क्या चीज है, अगर आप कहते हो हाँ मैडम ये यूनिट फिर करवाओ या इसके बारे में और कुछ बताओ, तो मुझे पता लगता रहता है ना कि हाँ ये चीजें भी हैं। मनोरंजन मैं कोशिश करती हूँ कि कल अगर मेरे से पॉसिबल हो तो मैं इंग्लिश में भी प्रोवाइड करूँ, एक्चुअली स्क्रीन उतनी ही है जिसमें कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। और होता क्या है कि इंग्लिश कंटेंट फिर भी अवेलेबल होता है, बट हिंदी कंटेंट कहीं अवेलेबल नहीं होता। आप में से वो लोग हाथ उठाइए जिनको हिंदी में आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं विद सॉल्यूशन। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये वाले जो क्वेश्चंस है हिंदी में मिल रहे हैं? इंग्लिश में तो मिल जाएंगे बट हिंदी में पॉसिबल ही नहीं है कि सॉल्यूशन जल्दी जल्दी कोई प्रोवाइड करे। सबमिटिव होता है एंड ऑफ द ईयर, यानी लास्ट में जब हम कैलकुलेटिव करते हैं कि हाँ भाई कितने मार्क्स आए या कितना परसेंटेज आया। बंधन रह गया था ना 2 बार 0.50 परसेंटाइल, तो वो लगता है ना खुद को यार कि जरा सा और मेहनत कर लिए होते या जरा सा हमने दिमाग, देखो एक्टिव दिमाग रखिए इस समय। इस समय वो भगवान की तरफ से भी एक चीज होती है, जैसे हम लोग एग्जाम देने भी जाते हैं, जो दिमाग में पहला क्वेश्चन का आंसर आता है ना वो सही होता है। सेम ऐसे ही एग्जाम टाइम के टाइम पे जो चीजें हम पढ़ते हैं, यकीन मानिए वो एग्जाम में आती जरूर है। ठीक है, कहीं भी नहीं मिलेगा ये चीज, तो इस चीज को पॉजिटिवली मानिए और पॉजिटिवली सॉल्व करिए। ये इतना एक्सप्लेनेशन है, इसलिए नहीं है कि भाई आप पेज को हटाओ किनारे करो, नहीं, बहुत इंफॉर्मेशन है। संचार में कौन से अभिग्रहण के संकेतक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोड ऑफ रिसेप्शन इन कम्युनिकेशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी डी, यानी डोमिनेंट, नेगोशिएटेड एंड अपोजिशन। स्टुअर्ट हॉल का नियम एक टेलीविजुअल संदेश की कुछ संभावित डिकोडिंग स्थितियों का एक काल्पनिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो किसी संदेश की व्याख्या करने के लिए संभावित और अलग अलग तरीके हैं, यानी संचार में अभिग्रहण यानी रिसेप्शन के संकेतक है, जिसमें डोमिनेंट आता है, नेगोशिएशन आता है, ओपोजिशनल आता है। ठीक है, तो जो चीज है पॉजिटिवली सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। पवन क्या होगा इस क्वेश्चन का बेटा आंसर? यहाँ पे अध्ययन का प्राचीन क्षेत्र दिया है और इसका अर्थ, और यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपका मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। अब हो सकता है आपसे कल्प का कोई एग्जाम्पल या कल्प के बारे में या छंद के बारे में स्टेटमेंट पूछ लिया, या शिक्षा या निरुक्त के बारे में पूछ लिया, या पूछ लिया कि बताइए एटमोलॉजी किस में आता है, मीटर किस में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी यहां पर इसका सही आंसर है शिक्षा ध्वनि विज्ञान। फोनेटिक्स किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा। निरुक्त के अंतर्गत क्या आता है? व्युत्पत्ति आती है। कल्प के अंदर क्या आता है? धार्मिक प्रथा यानी रिलीजियस प्रैक्टिस। और छंद के अंतर आता है मीटर। क्वेश्चन नंबर 20, उच्चतर शिक्षा पर कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें, रिकमेंडेशन एग्जाम में पूछी जाती हैं, जल्दी आंसर करिए। ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है और यहां से आपके 100 and 1000% मैं कह रही हूं यहां से एग्जाम में आएगा।
कोठारी आयोग, हायर एजुकेशन, कितना मतलब पूछा जाने वाला टॉपिक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 में कितने लोगों ने सी आंसर किया है? चलो काफी लोगों ने किया है, वेरी गुड, देख के अच्छा लग रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिला, आपने आंसर किया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यानी उनकी रिकमेंडेशन थी कि शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हो, उच्चतर शिक्षा के विस्तार पर प्रतिबंध लगाना, विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करना। अब आपने कहा मैडम कोठारी आयोग के बारे में बताइए। तो कोठारी आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक तदर्थ आयोग था, जिसका गठन 1964 में किया गया, 14 जुलाई 1964 को। 29 जून 1966 को कोठारी आयोग ने सिफारिशें दी कि जो इसके बारे में सिफारिशें दी। इसका गठन डीएस कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुआ, जो कि उस समय के यूजीसी के अध्यक्ष थे। और जो रिकमेंडेशन थी किस पे? उच्चतर शिक्षा पर, वो ये थी। क्वेश्चन नंबर 21, टाइम दे रही हूं आपको, आंसर करिए जल्दी से। कौन सी जनसंचार की विशेषताएं हैं? देखो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, डोंट वरी, जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं ये आंसर नहीं होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने उच्चतर शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, उसके विस्तार पे। विश्वविद्यालय को स्वायत्तता प्रदान करना, उनको ऑटोनॉमी प्रदान करना, विश्वविद्यालय को प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू द यूनिवर्सिटी, लेकिन उनके प्रसार को रोकना है, ये एक्सपेंशन को रोकना है कि और ज्यादा मत बढ़ाइए यूनिवर्सिटीज। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे है, बट इसको अगर कहीं पर भी आपको लगता है डाउटफुल, कोई बात नहीं, आप गूगल पे चले जाओ और वहां पे जाकर के रिकमेंडेशन ओपन करो, ये कोठारी आयोग के द्वारा जो हायर एजुकेशन पे दी गई, तो जो टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको वो क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ जो एनटीए की तरफ से सही किए गए। एनटीए ने सी ऑप्शन को सही माना है। अगर आपको लगता है नहीं डी, तो आपके पास रीजन होना चाहिए उसका डी, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी। पता चला मैं आपको ऐसे आंसर करवाऊं जो एनटीए से अलग हो, फिर आप कहोगे कि मैम एनटीए ने तो इसका आंसर ये किया था। तो ये आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने, आप जिसको ठीक समझो, अपना दिमाग लगाओ। लोक संपर्क, जनसंपर्क, जनसंचार उन सभी साधनों के अध्ययन और विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार करने में सहायक है। इसकी विशेषता है स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कॉमोडिजेशन ऑफ मैसेजेस। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, यहां पर ये क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं, आंसर करके देखिए। सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फॉर्मूला। To calculate gross pay, hours are multiplied by the hourly rate. What MS Excel formula would put in cell C4, and then you are able to copy that cell down to the rest of the column C. कैलकुलेट करना है ग्रॉस पे, तो कैलकुलेट करके कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि ये जितने घंटे हैं वो कैलकुलेट हो जाए? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सकल संकाय की गणना के लिए घंटों में घंटावार दर से गुणा किया जाना। एमएस एक्सेल में एस बी, है ना, ये पूरा जो सूत्र है उसको लगाइए, तो कॉलम सी के शेष भाग में नीचे सेल को कॉपी करने में ये चीजें पॉसिबल होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन आएगा मैथ, ये आपके एमएस एक्सेल का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शंस दे रही हूं अब। मेंटीमीटर और काहुट के बारे में।
करेक्ट आंसर इज मेंटीमीटर से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, काहुट से क्वेश्चन आ रहा है, क्या होते हैं ये लोग? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला गलत है और दूसरा जो है वो सही है। मेंटीमीटर एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन निर्माण उपकरण है जो दर्शकों की सहभागिता को सुविधाजनक बनाता है। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन का निर्माण करने वाला टूल है ये टूल प्रश्नकर्ताओं को पोल, बहुविकल्पीय और ओपन एंडेड प्रश्न, क्विज, स्केल शामिल करने की अनुमति देता है, जिसके साथ दर्शक लाइव बातचीत कर सकते हैं। पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, क्योंकि काहूत छात्रों के लिए एक मजेदार प्रेरणा या पुरस्कार होने के कहीं आगे है। उसके अलावा यहाँ पर इससे जुड़े शिक्षा में मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त किया जाता है काहूत। क्वेश्चन नंबर 24, ये नए सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिए। 24 क्वेश्चन नंबर, प्रतिचयन विधियों में से किस में प्रतिदर्श को एक संयोगिक और अव्यवस्थित प्रतिदर्श कहा जाता है? एक्सीडेंटल सैंपल एंड हैजार्ड सैंपल। ऑप्शन नंबर डी, कन्वेंस सैम्पलिंग। कन्वेंस सैम्पलिंग ये कैसी होती है? सिस्टमैटिक होती है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है यानी अनसिस्टमैटिक, तो उसे हम क्या कहेंगे? कन्वेंस सैम्पलिंग कहेंगे। जो सिस्टमैटिक नहीं है या जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड नहीं है। राधे राधे हरीश, सविता, सतेंद्री, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मीथेन CH4 क्या है ये? मीथेन के बारे में एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन नंबर बी, ADNE, यानी इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, इज अ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। सभी ग्रीन हाउस गैसों के संयुक्त ताप प्रभाव में मीथेन का योग 20% है। मीथेन के अणु शोभ मंडल में अधिकांश ओजोन निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं और ये एक अस्थाई ऑर्गेनिक यौगिक है। तीन ये जो क्वेश्चंस है ये आपके स्टेटमेंट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, मात्रात्मक शोध से संबंधित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए। क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करी गई है, उनके स्टेप्स या सीक्वेंस पूछे गए हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा परिकल्पना का निर्माण करना, रिसर्च डिजाइन करना, उसके बाद आएगा प्रोसेस डेटा, फिर आएगा डेटा विश्लेषण और लास्ट में क्या आएगा? आपका फाइंडिंग यानी निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष ऑलमोस्ट सबसे लास्ट में ही होता है, ठीक है। इसे हम संख्यात्मक डेटा का संग्रह भी कर सकते हैं, मात्रात्मक यानी जहां हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर, गवर्नमेंट स्कीम से मैं आपसे कहती हूँ क्वेश्चन आते हैं, तो यहां देख सकते हैं किस तरीके के गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद से तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने का कारण क्या रहा। ऐसा ही आपसे पूछा जा सकता है कि G20 सम्मेलन हुआ तो क्यों हुआ।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसकी गुणवत्ता और स्तर में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 28, 15 सेकेंड्स इसके लिए केवल। यह प्रश्न कि क्या अध्ययन के निष्कर्षों को विशिष्ट शोध संदर्भ से परिसामान्यीकृत किया जा सकता है, किससे संबंधित है? The question of whether the result of a study can be generalized beyond a specific research context relates to शोध संदर्भ से परे सामान्यीकृत करना क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहां उससे परे हो गया, बियॉन्ड, उससे परे तो बाहर हो गया, तो ये बाह्य वैधता हो गई। यह प्रश्न है कि क्या अध्ययन के निष्कर्षों को विशिष्ट शोध संदर्भ से परे सामान्यीकृत किया जा सकता है, तो ये बाह्य वैधता है। बाह्य वैधता इस बात से संबंधित है कि वास्तविक दुनिया में कितने निष्कर्ष लागू हैं। यहाँ दी गई अवधारणाएं शोधकर्ता को पता लगाने में मदद करती हैं कि किसी शोध अध्ययन के परिणाम भरोसेमंद और सार्थक है या नहीं है। निष्कर्षों को सामान्यीकृत किया जा सकता है, व्यावहारिक स्थितियों पर लागू हो सकता है कि नहीं, बड़े पैमाने पर दुनिया में लागू होता है या नहीं, या दूसरे संदर्भ में अनुवाद किया जा सकता है या नहीं। अगर ये सारी चीजें हो सकती हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी, उसको सामान्यीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, पिछले कुछ समय में हुई प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण संचार से संबंधित शब्द और समय धन बन गए हैं। प्रौद्योगिकी अभिसरण ने कुछ कॉरपोरेटों द्वारा जनसंचार के नियंत्रण में योगदान दिया है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30, पियाजे का यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ऐसे ही पियाजे का, आपका जो है स्किनर का, है ना, या और भी जो आपके कोलर है, उन सब का सिद्धांत, यानी आपके ये इस तरीके के पेडागोजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले सेंसरी मोटर आएगा, उसके बाद आएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर आएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल। ध्यान रखिए यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। यहाँ पे चार, अब यहाँ से एक तो ये हो गया कि सीक्वेंस पूछ लिया जाए, या फिर कि कौन से ईयर में, यानी जैसे सेंसरी मोटर है जन्म से 2 साल, फिर आ गया 2 से 7 साल, 7 से 11 और 12 साल से अधिक। तो इनकी जो उम्र है अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सी स्टेज में क्या चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 30, एक बात बताइए, सबको प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सबको प्रॉपर विजिबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही है, एक बारी कंफर्म कर दीजिए। सबको विजिबिलिटी क्लियर है? ठीक है, आर्य पवन, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ऑल क्लियर है? कुछ लोगों का क्लियर नहीं आता है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है कि या तो नेटवर्क इशू है, या फिर जो है थोड़ा सा क्वालिटी का इशू है, जो आप सेटिंग पे जाके चेंज कर सकते हो। सत्येंद्री देखो बेटा एक बारी, क्वेश्चन आ गया है मेरे पेपर में, 30 वाला क्वेश्चन आया था। सविता, आया था क्वेश्चन, गुड। ये 14 जून का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है। 5, 9, 3, 11, 1, 13, -1 आ रहा है। रंजना, आंसर करो बेटा क्वेश्चन, इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान से देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
यानी यहाँ पे अगर आप देखिए 5 और 3 3 1 माइनस होते जा रहे हैं, यहाँ पे माइनस चल रहा है और ऊपर क्या हो रहा है, प्लस होता जा रहा है, +2 होता जा रहा है, तो यहाँ सही आंसर 15 होगा। सही आंसर है प्रांजलि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32। जनसंचार में सह संबंध शब्द का तात्पर्य किस कार्य से है? करेक्ट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या से। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, बट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और ना सिर्फ क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन भी पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 33। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कौन से घटक वॉन न्यूमन मॉडल के कंप्यूटर सिस्टम की सेंट्रल प्रोसेसिंग के भाग थे? पहला है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन नंबर ई कंट्रोल यूनिट। वॉन न्यूमैन की बात करें तो ये क्या है, जरा एक बार देखिएगा। वॉन न्यूमैन ने 1945 में अपना कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन प्रस्तावित किया था, जिसके बाद में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से जाना गया। इसमें सीयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर शामिल थे। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर अवधारणा पर आधारित है, जो निर्देश डेटा प्रोग्राम डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। न्याय के अनुसार अनियमित मध्य पद तर्क दोष को क्या कहा जाता है? सही आंसर है अनैकांतिक। न्याय स्कूल के अनुसार 5 प्रकार के हेत्वाभास, जिनमें असिद्ध आता है, सत्व्यभिचारा आता है, प्रतिपक्ष, बदित और विरुद्ध। अनियमित मध्य पद का हेत्वाभास कहा जाता है किसको? अनैकांतिका को कि बदित को? अनैकांतिक को कहा जाता है जिसे व्यभिचार हेत्वाभास भी कहते हैं, जिसे सव्यभिचार भी कहते हैं। इसे दूसरा नाम अनैकांतिक का सव्यभिचार भी है। सव्यभिचार भी है, याद है आपको, सव्यभिचार नाम से भी आता है। सत प्रतिपक्ष नहीं है, सव्यभिचार। इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, अभी क्या करना, क्लास के बाद एक बार गूगल उठा लेना और गूगल बाबा को हिला लेना। गूगल बाबा से पूछना ये क्या क्या चीजें होती हैं, आपको सारी चीजें विद एग्जाम्पल याद हो जाएंगी। 35 क्वेश्चन नंबर। जो जो क्वेश्चन मार्क आपको लगता है, देखो कई चीजें ऐसी होती जो चीजें नहीं समझ में आती है, कोई बात नहीं, जब तक वो खुद से नहीं समझ में आएंगी ना तब तक कोई समझा नहीं सकता। तो ऐसी चीजों के लिए थोड़ा सा सर्च करो। कोई संत भौतिकवाद नहीं है, कथन के समतुल्य इनमें से कौन सा है? टिंकल ने कहा है बी, देखते हैं सही है या नहीं। नहीं बेटा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, कोई भी भौतिकवाद संत नहीं होते हैं, ये सही है। समतुल्य यानी उसके जैसा, इक्वलेंट होना चाहिए। 36 क्वेश्चन नंबर, डिजिटल वातावरण में
कंप्यूटिंग यानी परिकलन, दूरसंचार, मीडिया एक साथ आने को तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36। क्योंकि अब जल्दी जल्दी इसको फिनिश करेंगे तो मैं आंसर बताती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्जेंस, यानी अभिसरण के रूप में जाना जाता है। अभिसरण मूल रूप से प्रौद्योगिकी शब्द को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है एक में ही कई तकनीकों का संयोजन करना। अभिसरण यानी कन्वर्जेंस। 37 क्वेश्चन नंबर, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है आपका। टाइम मिलेगा आपको। ऐसे ही एग्जाम में आएंगे कि आपको बताना है कि हाँ भाई इन दोनों में कौन सा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। डेसिमल बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। थैंक यू हरियाणा खास। ये जो क्वेश्चन है ना, इसलिए नहीं क्योंकि ये आ चुके हैं, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से फिर से क्वेश्चन या तो एक्सप्लेनेशन से आएगा, या हो सकता है सेम क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 37, सही आंसर है वन, यानी दोनों ही सही है। इसको एक बार सॉल्व करके देखिएगा कि अगर हम डेसिमल से यहाँ बाइनरी डिजिट निकालेंगे तो कितना आएगा, और अगर हम बाइनरी का यूज करेंगे डेसिमल निकालेंगे तो कितना आएगा। डेसिमल बाइनरी एक बार रिवाइज करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल और मेटाकॉग्निटिव। स्पीड बढ़ाई है क्योंकि एग्जाम में स्पीड बहुत मैटर करेगी, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी लेंदी ही आएंगी। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसको पढ़ लेना, हो सकता है अभी क्लियर ना दिख रहा हो तो आराम से पीडीएफ में पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 39, देखते हैं 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। यदि दक्षिण पूर्व दिशा पूर्व होती है और उत्तर पश्चिम दिशा पश्चिम होती है, तो अन्य सभी दिशाएं इसी प्रकार से परिवर्तित होंगी, तो उत्तर के लिए दिशा कौन सी होगी? डायरेक्शन वाला रीजनिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ वेस्ट। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, जो डायरेक्शंस है इसको देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन को। क्वेश्चन नंबर 40, जल की गुणवत्ता निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन से भौतिक प्राचल हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल पैरामीटर्स टू डिसाइड द वाटर क्वालिटी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बी, सी एंड ई। टेम्परेचर, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स और कंडक्टिविटी यानी चालकता। इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, जल्दी जल्दी आंसर करिए, स्पीड में आंसर होना चाहिए। सरकारी राजस्व में वृद्धि करने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कॉरपोरेट आयकर को बढ़ाना है, चूंकि ओपिनियन पोल इस दृष्टिकोण के प्रति व्यापक समर्थन दर्शाते हैं। कौन सा फैलेसी होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर है 41 का ऑप्शन नंबर डी, अपील टू मेजोरिटी।
बहुमत की अपील या आग्रह को विश्वास की अपील के रूप में जाना जाता है। ऐसा तर्क देना जो किसी चीज को सच बताता है, क्योंकि लोगों का एक समूह जो बहुसंख्यक है इसे सही मानते हैं तो एक भ्रांति है जिसे विश्वास की अपील कहते हैं। और इस आर्ग्यूमेंट पॉपुलम लोगों के लिए अपील और बहुमत के लिए अपील के रूप में भी जाना जाता है, एड पॉपुलम भी जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। आंसर करते चलो, अभी ये पीडीएफ जब प्रोवाइड करूंगी पढ़ लेना, एक बारी अच्छे से रीड करना, सर्च करना एंड देन फिर मुझे बताना कि कहां पर क्या मिस्टेक है। ठीक है, देन हम लोग उस चीज को डिस्कस करेंगे। कौन से कथन एक दूसरे से ऐसे संबंध है जो एक साथ ना सत्य हो सकते हैं ना गलत हो सकते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो ना एक साथ सही हो सकते हैं ना एक साथ गलत हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। जगसीर, इट्स नॉट रिकॉर्डेड, इट्स लाइव क्लास, बट एक्चुअली यहाँ पर स्पेस उतना ही है स्क्रीन का, डेट इज वाई यहाँ पर प्रॉपर इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। डेट इज वाई मैंने यहाँ पे इसको अटैच नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि काफी लॉन्ग क्वेश्चंस है। डेट इज वाई की एक एक्सप्लेनेशन जो कि जैसे लाइक हिंदी वालों के लिए मिलता नहीं है कहीं पर भी, दैट इज वाई मैंने हिंदी वालों का एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है इसमें। बट कोशिश करूंगी कि आप लोगों को भी प्रोवाइड किया जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है जिनको भी क्वेश्चन पेपर और भी चाहिए, वो आप लोग क्या करोगे, टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम के फाइल सेक्शन पे आपको इंग्लिश में भी बुक मिल जाएगी, कंप्लीट बुक्स अवेलेबल हैं आपके सामने टेलीग्राम फाइल सेक्शन पे, तो आप लोग वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम या आयत चित्र कहा जाता है, द्विआयामी ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 44। मोस्ट वेलकम बेटा। जिसको भी चाहिए बुक्स वगैरह, पेपर वन पेपर टू ऑलमोस्ट, पीवाई क्यूज का तो काफी कंटेंट है, पेपर वन का काफी कंटेंट है हिंदी एंड इंग्लिश में। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, फाइल सेक्शन को सर्च करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ मैं अभी थोड़ी देर में लगाने वाली हूँ। हमारी वेबसाइट पे मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, जहां से आपको लेने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होने वाली। बाकी के क्वेश्चन भी यहाँ पे लगे हैं, अगर प्रैक्टिस करने हो, बाकी सॉल्यूशन वाले भी मिल जाएंगे यहीं से ही। मैं आपको भी लिंक शेयर कर देती हूँ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। देखिए कैसे सॉल्यूशन निकला है इसका। यहां पर देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जून का जो क्वेश्चन पेपर है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर ही चाहिए, आंसर नहीं चाहिए, कुछ के तो मैंने आंसर निकलवा दिए हैं, बट कोई जो पेपर सॉल्व करे हैं उनके लिए क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे। ये मैं लिंक मेंशन करी हूँ, यहाँ से डायरेक्टली आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपको दिसंबर की भी जो क्लासेस हुई है ना, उनका भी डिटेल मिल जाएगा। अभी मैं टेलीग्राम पिन कर देती हूँ, टेलीग्राम भी। तो क्वेश्चन नंबर 45, हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है और अबाउट सेक्शन पर भी है, यहां मिलेगी ये वाली पीडीएफ। कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नहीं है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर पर राष्ट्रीय मिशन। कब स्टार्ट हुआ था?
30 जून 2008 को प्रारंभ हुआ था NAPCC, डेट इज जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। इसके 8 मिशन है, कौन कौन से हैं इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहां तक तो चलो थ्योरी हो जाती है, यहां तक तो थ्योरी हो गई। अभी क्या चीज बची है, एक मिनट जरा मैं आपको दिखा दूं ये क्या है। थैंक यू गुड़िया। यहाँ पे क्या चीज है जल्दी से एक बारी देख के बताइए। अभी हालांकि अपने DI के क्वेश्चन भी रह गए इसके। यहाँ पे एक पैसेज दिया है और पूछा गया है उसका आंसर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मौसम खराब है सतेंद्री, कानपुर में भी हाल खराब है। पैसेज है ना, क्वेश्चन को पढ़ो जरा। पहला क्वेश्चन, कौन सा आंसू और हंसी के संदर्भ में सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू इन केस ऑफ टीयर एंड लाफ्टर। अपने पास क्वेश्चन लिख लीजिए, चाहो तो ये दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए। आंसू और हंसी के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है कि वो दोनों स्फूर्त प्रतिक्रिया हैं, प्रबल संवेदनाओं के प्रतिफल हैं, दोनों स्वाभाविक संवेदनाएं हैं, दोनों सांसारिक अनुभवों की प्रतिक्रिया है। कौन सी चीज आंसू के बारे में सही नहीं है, अब यहाँ पे ढूंढ के बताइए जरा। यहाँ पे ढूंढ के बताइए, इस क्वेश्चन को लिख लिया आपने। आंसू और हंसी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। सही आंसर सोनाली, दोनों प्रबल संवेदनाओं के प्रतिफल है। दे आर बोथ द रिजल्ट ऑफ वायलेंट इमोशन। ये वायलेंट इमोशन हो ही नहीं सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो इसका आंसर तो आपको यही मिल जाएगा। वायलेंट इमोशन, आंसू और हंसी वायलेंट में आएगा ही नहीं, इसलिए पहला ही अगर आपने यहां ध्यान से देख लिया तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 40, जब आंसू बहते हैं, जब वी शेड टीयर्स व्हेन। क्वेश्चन ये कॉमन सेंस वाले, आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पैसेज में, अगर आप ध्यान से पढ़ो। अगर आपको आंसू बहते हैं जब क्या होता है, कोई चीज त्रासदीपूर्ण होती है, कोई चीज हास्यास्पद होती है, कोई चीज आश्चर्यजनक होती है या हमारी प्रत्याशाओं से परे। आपको आंसू आते हैं तो कब आते हैं बताओ जरा हमें। क्वेश्चन को यहां से पढ़िए, ये मैं आपको स्टेटमेंट दे रही हूं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्या होता है जब आंसू आते हैं, तो क्या होता है जब कोई ट्रेजिक होती है, जब कोई चीज हास्यास्पद होती है, या फिर सीरियसनेस एक्सीड अवर एक्सपेक्टेशन, हमारी प्रत्याशाओं से परे गंभीरता की स्थिति होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 49 को ध्यान से देखिएगा। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आरसी का तो क्वेश्चन ही नहीं है ये, और आरसी आपके सामने है।
गद्यांश से अर्थ निकाला जा सकता है कि हास्यास्पद सर्वाधिक रूप से निम्नलिखित शब्द का विलोम है। हास्यास्पद किससे किसका विलोम है? इसी में ही आंसर है। देखिए, आप सेंटेंस देखिए कहां पे है इसके बारे में लिखा हुआ। गुड इवनिंग बालकृष्णा। यहाँ पे आरसी का क्वेश्चन है एक आपके सामने, और आपसे पूछा क्या गया है कि बताइए कि हास्यास्पद सर्वाधिक रूप से निम्नलिखित शब्द का विलोम है। आनंद, आश्चर्य, गंभीरता या अप्रत्याशित? सही आंसर है अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। अप्रत्याशित लास्ट पैसेज में ही इस क्वेश्चन का आंसर है। माइंड बाय सरप्राइज, आनंद की जीवन अनुभूति के रूप में आश्चर्यजनक है ये। अनएक्सपेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 50, लेखक ने किसके द्वारा गद्यांश को विकसित किया है? एक सिद्धांत को प्रमाणित करके, प्राधिकरणों के उद्धरण से, प्रति उद्धरण के प्रस्तुतिकरण से, या पदों को परिभाषित करके। यहां से ये चीज जब आप पूरा पैसेज पढ़ोगे ना इन सबको सॉल्व करते हुए, 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर दिया आपने। 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर दिया आपने। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना, लेकिन उससे पहले क्या रह गया? और पूरा पेपर करवा दिया, सब कुछ कर लिया, फिर अचानक से हमें याद आया अरे यार मैंने डीआई छोड़ी थी स्टार्टिंग में। डीआई छोड़ी थी मैंने 14 जून का जो पेपर हम लोग देख रहे थे। जल्दी से देखिए 2017 से 22 तक, 17 से 22 तक, यहाँ पे कहीं पर भी कोई डेटा नहीं है, इसलिए सीधे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहाँ पे आय इतनी है, लाभ इतना है। कंपनी की माध्यिका आय कितनी है, यानी मीडियन इनकम पूछी गई है यहाँ पे। थैंक यू बंधन, बहुत आराम से देखो। जो आरसी होगी ना कॉमन सेंस की होगी। कॉमन सेंस का मतलब है कि अगर आप थोड़ा दिमाग से आंसर करोगे तो हो सकता है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ना ही ना पड़े, या फिर एक बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो तो आपको ट्रिकी उसी लाइन में, मान लीजिए कहीं लिखा है एडवेंचर, तो आपको क्वेश्चन में एडवेंचर लिखा है तो उसी कीवर्ड को आप ढूंढो किसमें, आपके आरसी में। अगर आपका एडवेंचर शब्द कहीं मिलता है उसी के नियर अबाउट आपका आंसर होगा। ये है आपकी ट्रिक आरसी की, कीवर्ड पकड़ लो बस। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, 2017 से 22 तक के लिए मीडियन यानी माध्यिका आय बतानी है। माध्यिका आय के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको क्या करेंगे आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही में मतलब कि चढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा पहले सबसे बाद वाला पढ़े। पदों की संख्या n=6, इसका जो फॉर्मूला है n/2 पद प्लस n+2 प्लस 1 पद, किससे निकालेंगे, मीडियम यानी 2 से डिवाइड करेंगे। तीसरा पद, चौथा पद डिवाइड करिए, 2 से 6 को 3, 2 से 6 को यहाँ प्लस 1 हो रहा है इसलिए चौवा पद। तो तीसरा और चौथा कौन सा है, तीसरा हुआ हमारा 150, चौथा हुआ 160, आपस में दोनों को प्लस, डिवाइड बाय 2, सही आंसर 155। यानी हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 2, 2018 में लगभग व्यय कितना था? आय दी है, लाभ दिया है, तो व्यय कितना था? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 2018 में, 2018 की बात करें, आय कितनी थी 160, प्रॉफिट कितना हुआ 15% का। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लाभ 160 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू, क्योंकि हमें व्यय पता नहीं है उसका 15%, सॉल्यूशन निकालेंगे 139.13 लाख। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में आय व्यय से संबंधित, तो क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो। वेरी गुड साक्षी, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा ध्यान से। 2021 में 20% के स्थान पर 25% होता है तो उस वर्ष
व्यय कितना होगा? दो हजार इक्कीस में लाभ 20% के स्थान पर 25% होता है तो उस वर्ष का व्यय कितना होगा? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, अब टाइम बचा नहीं है तो ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है, जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ज्योग्राफी 2023 जून का, चलो मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। एक तो आप लोग क्या करते हो ना कि कुछ बच्चे तो सीरियसली सॉल्व करते हैं चीजों को, कुछ बच्चे सीरियसली सॉल्व नहीं करते हो चीजों के। आपके मान लो अगर मैंने सिर्फ आपको डीआई का टेबल दिया होता या मैंने स्टेटमेंट दिया होता, फिर अगर मैं सॉल्यूशन नहीं देती तो कैसे लगता? अगर आपको सॉल्यूशन के साथ कोई चीज मिल रही है ना तो उसका एडवांटेज लो, कम से कम क्लास अटेंड करो और पीवाईक्यू देखो। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में प्रतिशत लाभ में धनात्मक वृद्धि किस वर्ष में न्यूनतम थी? क्वेश्चन नंबर 5। इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से देखिए। 17 की तुलना में 18 माइनस करते जाएंगे पिछली संख्या से, ठीक है। आपको निकालना है तो पिछली संख्या से डिफरेंस लेते जाएंगे, पता लगेगा कि किसमें आपका धनात्मक वृद्धि न्यूनतम थी, किस वर्ष में। सही आंसर है 2021 में, यानी जो हम बढ़ रहे हैं कौन से वर्ष में वो न्यूनतम थी, यानी पहले की अपेक्षा हम कम बढ़े। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज अब यहाँ पर ये डीआई के साथ मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, आज पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस थे। तो इसलिए अब आपको क्या करना है, मेरी नाइट की क्लास का वेट करना है जो कि आपकी 8:30 बजे होगी। 8:30 बजे क्लास में आना ना भूले। इसी मैसेज में चैट सेक्शन पे मैंने पिन किया है जो लिंक, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो जाने से पहले फीडबैक देते जाइएगा कि क्लास कैसी लगी, और साथ ही वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।